इससे पहले जो है तुम लोगों को ओम का नियम, किरचॉफ के नियम, है ना, और फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम, ये सब मैंने जो है समझा दिया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होते हैं ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर देखो, सबसे पहले ट्रांसफार्मर पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि किस नियम पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर काम करता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। ठीक है, तो वैसे बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, तो देखो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक मान लो ये है, तो किसी चालक, कोई चालक है और एक मैग्नेट है या मैग्नेटिक फील्ड है, या तो चुंबक है या चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र समझते हो, जो चुंबक से निकलने वाली रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, वही चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं। ठीक है, तो अगर इस चालक या इस मैग्नेट के बीच में सापेक्ष गति हो, सापेक्ष गति का मतलब है ये कुल मिलाकर ये चुंबकीय रेखाएं इस चालक को काटनी चाहिए। या तो मैं इस चुंबक को बार बार इसके पास ले जाऊं, इससे दूर ले जाऊं, फिर पास ले जाऊं, फिर दूर ले जाऊं, या फिर मैं इस कॉइल को इसके पास लाऊं, दूर ले जाऊं, पास लाऊं, दूर ले जाऊं, तो क्या होगा, ये चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो इसको काटेंगी बार बार। जब इसको काटेंगी तो इसको काटने से इसमें क्या होता है, ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ प्रेरित होने से जिसमें इसमें क्या होता है, धारा बहने लग जाती है। ठीक है, तो ये होता है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत। इसी के आधार पर मोटर वगैरह सब काम करती है। कुल मिलाकर नियम ये कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र हो और एक चालक हो, तो दोनों में से कोई एक, उनके बीच सापेक्ष गति होनी चाहिए, या तो चुंबकीय क्षेत्र घूमे या चालक घूमे। जैसे कि हमारे मोटर में होता है, मोटर में क्या होता है कि बीच में हमारा चालक होता है, रोटर जो होता है उसमें चालक होता है, और चारों तरफ पोल होते हैं। ठीक है, पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होती हैं, पोलों पर कॉइल लपेटी हुई होती है, जिसको सप्लाई देते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। उसके बाद रोटर को घुमाते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच में सापेक्ष गति होती है, जिससे चालक में जो होता है क्या होता है, एक ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो ये फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत है। अब ये पता चल गया। अब देखो इसी पर काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देखो ट्रांसफार्मर में हमारी दो कॉइल होती है। ठीक है, चलो अच्छा, इसको समझने से पहले एक चीज और बता देता हूँ, यानी कि एक होता है सेल्फ इंडक्शन और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्वप्रेरण हिंदी में, और इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन्य प्रेरण। यानी कि देखो, अगर मैं ये तो मैंने प्राकृतिक चुंबक की बात करी। अगर मैं मान लो कोई ऐसे करके एक कॉइल है, ठीक है, अगर मैं इस कॉइल में क्या दूँ, सप्लाई दूँ, एसी सप्लाई। कौन सी सप्लाई? एसी सप्लाई दूँ। तो एसी सप्लाई देने से क्या होगा कि इस हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ऐसे करके एक बार करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर एक बार करंट क्या होती है, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो उससे क्या होता है कि जब करंट फ्लो होता है, तो अगर हम किसी कॉइल को लपेट दें, कि तार को घुमा के कॉइल बना लें, तो उस कॉइल में क्या होता है, करंट देने से चुंबक मैग्नेट की भांति कार्य करता है, चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे करके चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी। ठीक है, अब क्योंकि सप्लाई जो है एसी सप्लाई है हमारी, तो एसी सप्लाई है तो एक बार इधर एन बनेगा, इधर एस बनेगा, फिर चेंज हो जाएगा, फिर इधर एन बनेगा, फिर इधर एस बनेगा। इस तरीके से क्या होगा, बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स, एक बार ऐसे से ऐसे बल रेखा जाएंगी, फिर ऐसे से ऐसे जाएंगी, ऐसे से ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे से ऐसे जाएंगी। तो क्या होता है कि जब इसमें क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण, अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रहा है, तो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो चालक में क्या होता है, एक ईएमएफ प्रेरित होता है, जिसके कारण उसमें धारा बहने लग जाती है। तो उसके कारण क्या होगा कि इसमें एक ईएमएफ प्रेरित होगा, ठीक है, जो कि हमारी सप्लाई के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, अब अगर इसमें जो सप्लाई दी उसके कारण इसी में एक और ईएमएफ प्रेरित होता है, तो उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, और अगर हमने एक कॉइल रख दी यहाँ पर इसी के पास में, और ठीक है, अब जब इससे चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी तो वो इसको काटेंगी, ये ऐसे करके बार बार होगी, मतलब एक बार ऐसे बनेगी, एक बार ऐसे बनेगी, पोलैरिटी चुंबकीय बल रेखाओं का एक क्षेत्र होगा ना अपना। तो जब इसके द्वारा जो चुंबकीय बल रेखाएं इस वाली कॉइल को काटेंगी तो इसमें भी एक ईएमएफ प्रेरित होगा नहीं होगा, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के आधार पर। तो इसमें भी एक ईएमएफ प्रेरित होगा, तो जिससे इसमें भी क्या होगा, एक धारा बहने लग जाएगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलेंगे?
म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। अब हमारे ट्रांसफार्मर पे आते हैं। हमारे ट्रांसफार्मर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर हमारा कैसे काम करता है? ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हमारे देखो एक ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें हम एक कोर लेते हैं। कोर का मतलब आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा कि ट्रांसफार्मर पे एक हम कोर लेंगे जो कि क्या बोलते हैं सिलिकॉन स्टील की होगी, ठीक है। और उसकी एक साइड क्या होंगे, एक साइड हम एक कॉइल लपेटते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड एक कॉइल लपेटते हैं। प्राइमरी साइड वाली जो कॉइल होती है उसको हम सप्लाई देते हैं एसी सप्लाई। कौन सी सप्लाई? एसी सप्लाई, ठीक है। अब एसी सप्लाई देते हैं और एक कॉइल हम सेकेंडरी साइड लपेटते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हम इसको जब सप्लाई देंगे प्राइमरी कॉइल को, जब सप्लाई देंगे तो प्राइमरी कॉइल क्या होगी, एक अपना क्या बनाएगी, फ्लक्स बनाएगी, चुंबकीय फ्लक्स बनाएगी। और चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, इस कोर के माध्यम से, ये कोर के सिलिकॉन स्टील की होगी, आयरन कोर हो सकती है, ठीक है। इस कोर के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स जो है इसमें फैल जाता है कोर में, और इस कोर के माध्यम से जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको लिंक करता है, यानी कि उसको काटता है ना, आ रहा समझ में, उसको काटता है। तो जब उसको काटेगा तो उसमें एसी सप्लाई है, ठीक है। तो एक बार जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो ऐसे बनेगी, फिर एक बार फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे बनेगी, मतलब बार बार चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा क्योंकि एसी सप्लाई दे रहे हैं ना हम, और ये कॉइल है। तो एक बार जो है ऐसे करके बनेगी एन से एस, ठीक है, और एक बार क्या बोलते हैं इस तरीके से बनेगी। बार बार सप्लाई चेंज होने पर, जब हमारी एसी सप्लाई देते हैं हम, बार बार सप्लाई होने पर, चेंज होने पर मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन भी चेंज होती है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो भी, उसकी पोलैरिटी बदलती है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी का मतलब उसकी ध्रुवता, यानी कि एक तरफ एन है तो एक तरफ एस है, फिर इधर एस है तो इधर एन है, तो उसी को बोलते हैं ध्रुवता चेंज होना, ठीक है। तो जब यहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इस वाले चालक में भी क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ प्रेरित हो जाएगा, यानी कि एक वोल्टेज प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अब ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि ट्रांसफार्मर में एक साइड जो होती है कॉइल, टर्नों की संख्या, जो कॉइल होगी टर्न लपेटोगे ना, ये जो है ऐसे करके घुमाएंगे जब हम कॉइल को, तो टर्नों की संख्या एक साइड ज्यादा होगी, एक साइड कम होगी। अब वो प्राइमरी जो कॉइल होती है उसमें ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, और सेकेंडरी साइड होगी उसमें भी कम या ज्यादा हो सकती है। वो हम करते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के आधार पर, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है, ट्रांसफार्मर हमारे वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाता है या फिर वोल्टेज को घटाता है। जैसे कि 440 से 11 केवी या फिर 11 केवी से 440 केवी, ठीक है। तो अगर मान लो हमें ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो इसमें क्या होगा कि प्राइमरी, देखो ये वाली जो कॉइल होगी वो प्राइमरी कॉइल कहलाएगी, सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी कॉइल। और ये वाली जो कॉइल होगी वो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी कॉइल कहलाएगी, सेकेंडरी कॉइल कहलाएगी। तो जो अगर हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें जो क्या होगा कि प्राइमरी कॉइल में टर्नों की संख्या ज्यादा होगी, इसमें कम, और जो सेकेंडरी साइड होगा उसमें टर्नों की संख्या कम होगी। अगर हमारा होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में टर्नों की संख्या कम होगी और सेकेंडरी साइड में टर्नों की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से सप्लाई देते हैं, इस सप्लाई के थ्रू इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को काटता है, और सेकेंडरी कॉइल को काटने के कारण इस सेकेंडरी कॉइल में भी एक ईएमएफ प्रेरित होता है, जिससे इसमें भी एक वोल्टेज उत्पन्न होता है, और वो वोल्टेज से हम क्या होता है लोड को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है। अब अच्छा, ट्रांसफार्मर में जो कॉइल होती है उसको एक को बोलते हैं एचवी और एक को बोलते हैं एलवी, यानी कि एक को बोलते हैं हाई वोल्टेज कॉइल और एक को लो वोल्टेज कॉइल, ठीक है। तो जो एचवी होती है हमारी, एचवी होगी हमारी क्या बोलते हैं पतले तार और अधिक टर्न की, पतले तार और अधिक टर्न की होगी एचवी, और जो एलवी होगी लो वोल्टेज कॉइल, वो होगी मोटे तार की, और क्या बोलते हैं मोटे तार और अधिक, मोटे तार और कम टर्न, मोटे तार और कम टर्न। जैसे यहाँ पर ये वाली हमारी एलवी है और ये वाली जो हमारी एचवी है, हाई वोल्टेज कॉइल, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं तुम दोगे आगे चलते यूपीपी का टी2 वगैरह, तो उनमें क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो है आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है वो होती है क्या बोलते हैं चुंबकीय रूप से क्या बोलते हैं कपल्ड, लेकिन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, यानी कि चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई और विद्युतीय रूप से पृथक। यहाँ देख रहे हो, मतलब ये कहीं से भी इनके आपस में कनेक्शन दिख रहे हैं तुम्हें,
तारों की तरह से तार जुड़े होते हैं वैसे हैं जुड़ी हुई नहीं है, ये चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? मैग्नेटिक फ्लक्स से जुड़ रही है। तो इसीलिए इनका ऑप्शन में आता है कि मैग्नेटिकली कपल्ड बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, यानी कि चुंबकीय रूप से जुड़ी, चुंबकीय रूप से कनेक्टेड लेकिन विद्युतीय रूप से पृथक, है ना। ये हो गया। अब ट्रांसफार्मर देखो क्या, ट्रांसफार्मर के गुण, गुण मतलब एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफार्मर जैसे वोल्टेज हो गया पहला, तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप करता है या फिर स्टेप डाउन करता है। और ट्रांसफार्मर करंट, तो ट्रांसफार्मर में करंट क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। तो ट्रांसफार्मर में करंट भी जब हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, जब हमारा क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, तब करंट हमारा अपने आप घट जाता है। मतलब जब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट हमारा अपने आप घट जाता है, और अगर हमारा वोल्टेज घटेगा तब हमारा करंट अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ, स्टेप डाउन में, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर में पावर जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। पावर का फॉर्मूला होता है P = VI, I/RT भी होता है और P = VI भी होता है। 3-4 होते हैं। P = VI वाला जो फॉर्मूला होता है, तो इसमें अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट को अपने आप घटना पड़ेगा पावर को सेम रखने के लिए, और अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट को अपने आप घटना पड़ेगा पावर को सेम रखने के लिए। और ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें पावर हमारी कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, ठीक है। जितनी हम प्राइमरी साइड में पावर देंगे उतनी ही हमें सेकेंडरी साइड में पावर मिलेगी, बस वोल्टेज बढ़ जाएगा या घट जाएगा, और वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट भी बढ़ जाएगा या घट जाएगा। उसके बाद आती है हमारी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो ट्रांसफार्मर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी रहती है, चेंज होती है। ट्रांसफार्मर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी समान रहती है, सेम रहती है। यानी कि अगर 50 हर्ट्ज की सप्लाई हम इस तरफ देंगे तो हमें इस तरफ भी 50 हर्ट्ज की ही सप्लाई मिलेगी। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज चलती है ना, तो जितनी हम इधर देंगे उतनी ही हमें ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, ठीक है। वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अच्छा, अब आती है कि ट्रांसफार्मर में रेजिस्टेंस की बात। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। अनंत यानी कि इनफाइनाइट। यानी कि अनंत कैसे होता है, अनंत ऐसे होता है कि देखो जब दोनों आपस में जुड़ी हुई ही नहीं है इलेक्ट्रिकली तो उनके बीच तो अनंत प्रतिरोध हो गया ना। दो तार हैं वो जुड़े हुए ही नहीं है तो अनंत प्रतिरोध हो गया, क्योंकि उनमें कभी भी करंट प्रवाहित हो ही नहीं सकता। मैग्नेटिकली जुड़ी हुई है, मैंने बताया था जिस तरीके से कि चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई है लेकिन विद्युतीय रूप से पृथक है। इसीलिए ये भी पेपर में आता है, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो कंपटीशन एग्जाम वाले पेपर होते हैं उनमें आते हैं कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में प्रतिरोध कितना होता है। तो कितना होता है प्रतिरोध, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। अच्छा, ये हो गया। अब जो है एक क्वेश्चन आता है हमारा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, डीसी पर काम करता है ट्रांसफार्मर, हमारा क्वेश्चन हाँ नहीं करता। तो ट्रांसफार्मर क्वेश्चन आता है कि वाई ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी, कि ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो कह रहे हैं ऐसी बुला रहा है। ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता है, तो देखो क्यों नहीं करेगा कि एक तो देखो सबसे पहली बात है कि ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य इसलिए नहीं करता है क्योंकि जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इंडक्शन होने के लिए जो सप्लाई है वो एसी होना जरूरी है। एसी होना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो अगर मान लो कि ये प्राइमरी कॉइल है मेरी और ये हमारी कोई सेकेंडरी कॉइल है, दो कॉइल है, ठीक है। अब अगर मैंने इसको डीसी सप्लाई दे दी तो डीसी सप्लाई में तो फ्रीक्वेंसी कैसी बनती है, ऐसी बनती है सेम, यानी कि एक बार इधर से करंट चालू हुआ तो सीधे केवल इधर ही को जाएगा। अब इधर को जाएगा तो फ्लक्स जो होगा ऐसे करके बन गया मान लो, ठीक है। इधर एन पोल बन गया, इधर एस पोल बन गया। अब फ्लक्स अगर एक बार ऐसे बन गया तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं हो रही है समय के साथ में तो ये तो हमेशा ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स की ध्रुवता चेंज नहीं होगी। जब ध्रुवता चेंज नहीं होगी तो बार बार ये इस कॉइल को काटेगा नहीं, और जब इस कॉइल को काटेगा नहीं तो इस कॉइल में ईएमएफ कैसे प्रेरित होगा, नहीं होगा ना।
तो इसीलिए हमारा जो है ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता। ठीक है, सिंपल अगर कोई पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? ये जवाब दोगे कि जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होने के लिए हमारा सप्लाई एसी होना जरूरी है, डीसी सप्लाई पर म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा ट्रांसफार्मर जो है केवल एसी पर ही कार्य करता है। ठीक है, और दूसरा एक रीजन और भी होता है, मतलब वो मेन रीजन तो यही है, लेकिन एक रीजन ये भी है कि अगर हमारी कॉइल है ना, तो कॉइल का जो होता है, जो डीसी सप्लाई होती है उसमें रेजिस्टेंस होता है, केवल रेजिस्टेंस होता है, इम्पीडेंस नहीं होता। एसी सप्लाई में मैंने बताया था कि इम्पीडेंस भी होता है रेजिस्टेंस के साथ में। तो जब केवल रेजिस्टेंस होता है तो ये जो कॉइल होती है ना, ये पतले तार की और अधिक टर्न की है, तो इसके केवल रेजिस्टेंस होने के कारण जो है एकदम से ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, तो कॉइल जो है जल जाएगी, क्योंकि जो हीट होती है हमारी, हीट मतलब ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, I² × RT। तो करंट जो है हमारा, हमने कहा अगर वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं घटाएंगे तो करंट अपने आप बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, ऊपर से रेजिस्टेंस भी कम है, तो क्या बोलते हैं ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न होने से जो वाइंडिंग होती है वो हमारी जल जाएगी। तो दो रीज़न होगा। पहला रीज़न, सबसे मेन रीज़न तो यही है कि भाई इंडक्शन ही नहीं होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होने के लिए हमारा एसी सप्लाई होना जरूरी है, क्योंकि डीसी सप्लाई में जो होगा वो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ये हो गया। और अब ट्रांसफार्मर के पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं, या ट्रांसफार्मर में पावर की बात कर लेते हैं। जैसे जो हमारा घर ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं घर में, तो ट्रांसफार्मर में जो पावर होती है वो कौन सी पावर कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम लोग कौन सी पावर लेते हैं? 3 तरीके की पावर होती है, एक होती है एक्टिव पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर, और एक होती है अपेरेंट पावर। एक्टिव पावर का मतलब, जैसे मैंने आप लोगों को एक गिलास के तरीके से समझाया था, 2-3 गिलास के माध्यम से एक बार फिर समझा देता हूँ। मान लो ये कोई गिलास है, ठीक है, अब इस गिलास में जो है हमने कोल्ड ड्रिंक भरी, तो कोल्ड ड्रिंक हमारी इतनी भर गई। अब जब हम कोल्ड ड्रिंक भरते हैं तो गिलास पूरा कोल्ड ड्रिंक से तो भरता नहीं है, ऊपर कुछ झाग भी होते हैं, झाग आ जाते हैं, तो ये मान लो झाग है हमारे, और इतनी मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी हमारी क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, तो अब देखो सच में जितनी कोल्ड ड्रिंक है, यानी कि ऐसी हमारे इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि वास्तव में अगर हमने कोई काम कराया, किसी इक्विपमेंट को सप्लाई दी, तो पूरी की पूरी काम में नहीं आती पावर, जितनी पावर हम देते हैं। ठीक है, उस पावर में से वास्तव में जितनी काम में आई उसे हम बोलते हैं एक्टिव पावर। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्टिव, या फिर वास्तविक शक्ति हिंदी में। और जितना झाग है, यानी कि जो काम में नहीं आया, हमें लग तो रहा है कितना काम में हुआ पूरा, मतलब टोटल मीटर में तो दिखाएगा, लेकिन असल में मशीन में उतना काम में खर्च नहीं हुआ, तो वो हमारी कहलाएगी रिएक्टिव पावर। ठीक, क्या कहलाएगी? रिएक्टिव पावर। अब जो हमारी आभासी शक्ति है कि हमें जो मीटर में दिखाई देगी, वो तो हमारी एक्टिव और रिएक्टिव दोनों दिख के पूरी दिखाई देगी, हमें गिलास को पूरा ही भरा हुआ दिखाई देता, इसको और इसको दोनों को मिला के, तो इन दोनों को मिला के जो पावर दिखाई देगी हमें, वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारी हो जाएगी एपेरेंट पावर, यानी कि आभासी शक्ति। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर में हम जो होते हैं आभासी शक्ति को ही कैलकुलेट करते हैं, एपेरेंट पावर को। एपेरेंट पावर को क्यों करते हैं कैलकुलेट? इसलिए करते हैं क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है वो लोड पर निर्भर करता है। अब ट्रांसफार्मर पर हमेशा एक जैसा लोड तो रहता नहीं है, लोड तो घटता बढ़ता रहता है हमेशा। कभी हम अपने घर में फ्रिज ऑन कर देते हैं, कभी हम कुछ मशीन ऑन कर देते हैं, कभी एक घर का ऑन है, दूसरे घर में कम इक्विपमेंट ऑन है, फिर दूसरे घर में ज़्यादा करिए, तो ट्रांसफार्मर का तो लोड घटता बढ़ता रहता है, बिल्कुल कांस्टेंट तो नहीं रहता। तो इसीलिए क्योंकि ट्रांसफार्मर का लोड घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए हम ट्रांसफार्मर जो होते हैं आभासी शक्ति को कैलकुलेट करते हैं, कितने केवीए का है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं 25 केवीए का है ट्रांसफार्मर, या कितने केवीए का है, तो एपेरेंट पावर का हम इस्तेमाल करते हैं। एपेरेंट पावर का फॉर्मूला होता है VI cos phi, ऐसे कुछ होता है, VI cos phi। ठीक है, आया कुछ समझ में? एक चीज होती है टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, क्या होती है? ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का क्या मतलब है कि ट्रांसफार्मर में की जो कॉइल होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, या फिर सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है, तो उसमें जो टर्नों का अनुपात होता है, टर्नों के अनुपात को ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या फिर टर्न रेशियो कहते हैं। जैसे कि हमारी जो सेकेंडरी में
क्या होते हैं, टर्न होंगे, और जो प्राइमरी में जो टर्न होंगे यस उनका जो अनुपात होगा वही टर्न रेशियो कहलाएगा। और टर्न रेशियो को हम लोग किससे, के से दर्शाते हैं, के से, ठीक है। यानी कि इससे हमारा वोल्टेज है ये पता चल जाता है, N2/N1, ठीक है। या फिर इसको V2/V1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये टर्न रेशियो होता है, हैं? हाँ हाँ, ये सब बराबर हो जाते हैं ऐसे करके, N2/N1 बराबर V2/V1 या फिर V2/E1, है ना, या फिर हाँ, और Z2/Z1, लेकिन ये जो होता है अंडर रूट में होता है। ये सब क्या होते हैं, बराबर नहीं, ये एक ही चीज़ है। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। सेकेंडरी के ईएमएफ और प्राइमरी के ईएमएफ का अनुपात निकालें, सेकेंडरी में वोल्टेज का और प्राइमरी में वोल्टेज का अनुपात निकालें, या टर्नों का अनुपात निकालें, या इम्पीडेंस का अनुपात निकालें, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा ट्रांसफार्मर होते हैं वो मैंने बताया था कि एक स्टेप अप होगा, स्टेप डाउन होगा, और एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, कैसा है, तो स्टेप अप के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैसा होता है, एक से ज्यादा, कैसा होगा, ठीक है। और अगर स्टेप डाउन होगा तो उसके लिए कैसा होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, स्टेप डाउन के लिए कैसा होगा, एक से, और एक होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। अभी बताओ, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का में जो होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना होता है, एक, ठीक है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी जो होते हैं उनमें अनुपात होते हैं, बराबर होते हैं। हाँ, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी को वोल्टेज को ना स्टेप अप करेगा ना स्टेप डाउन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बस केवल होता है, ठीक है। ऐसे ही होता है हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब है कि भैया जैसे हम कहते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, ये गाड़ी तो ऐसी होनी चाहिए थी, इसमें ये कमी है, या ये ऐसा होना चाहिए था। आइडियल मतलब हमारी कल्पना है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है कि यही जिसमें हमारा जो है लॉसेस बिल्कुल जीरो हो, कोई लॉस ना हो। ट्रांसफार्मर जैसे हमारी ट्रांसफार्मर है, प्रैक्टिकल जो ट्रांसफार्मर है ना, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, उसकी एफिशिएंसी होती है 95 से 98%, यानी कि जितनी पावर हम देंगे उसके 95 से 98% हमें जो है आउटपुट में काम मिलेगा, 2 से 5% हमारे लॉस हो जाएंगे। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या भैया कि उसमें बिल्कुल भी कोई लॉस नहीं होना चाहिए, है ना, और उसमें जो है यही है ना, उसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। लेकिन ऐसे ट्रांसफार्मर खुद हो सकता है, कभी बताओ, बन सकता है क्या, ऐसा नहीं होता। कभी भी हम दुनिया की कोई भी मशीन को जितनी पावर देते हैं उतना हमें आउटपुट में काम नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ हमारे लॉस हो ही जाते हैं। हालांकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस समझते हो, स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट ना, घूमने वाला पार्ट ना हो। ट्रांसफार्मर में कुछ भी घूमने वाला पार्ट है क्या, कुछ भी नहीं घूम रहा है। ट्रांसफार्मर मोटर में हमारे घूमता है, रोटर घूमता है, जनरेटर में घूमता है, हमारा आर्मेचर घूमता है, तो वो सारी क्या है, एक रोटेटिंग मशीन है, ठीक है। इसीलिए ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स है, ट्रांसफार्मर का फ्लक्स कैसे कहलाएगा, हमारा स्टैटिक फ्लक्स कहलाएगा, यानी कि स्थिर फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। और जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर होगी उसमें जो फ्लक्स कहलाएगा वो कैसे कहलाएगा, वो कहलाएगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स। 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो है चुंबकीय फ्लक्स घूमता है ना, 120 डिग्री के फेज एंगल पर वाइंडिंग, 120 डिग्री के कोण पर, कोणीय विस्थापन पर जो है घूमता है, तो उसी से रोटर पर एक बल महसूस करता है और रोटर से घूमता है। तो आया, इतना समझ में आया कुछ, चलो फिर थैंक यू। मुझे लगता है ट्रांसफार्मर